हाउ पीपल इंटरप्रेट द सेंसेशन। तो संवेदना का हम कैसे, जो हमें सेंसेशन मिलती है उस सेंसेशन को जब हम मीनिंग दे देते हैं, जब हम उस सेंसेशन को अर्थ दे देते हैं। अर्थ देने का क्या मतलब हुआ कि आपको पहले तो पता चला कि कोई सामने खड़ा था, अब आपको ये पता चल गया कि जो सामने खड़ा है वह अनजान व्यक्ति है या परिचित व्यक्ति है। परिचित व्यक्ति है तो वह कौन है, ये सारी चीजें जब आपको उससे पता चल जाती हैं तो वह प्रोसेस कहलाती है परसेप्शन। यानी कि जो सेंसेशन हुआ था, सेंसेशन को जब आप अर्थ निकाल लेते हैं, जब सेंसेशन को आप मैच कर लेते हैं अपने दिमाग में सब चीजों से, मतलब बाहर से आपको एक इंफॉर्मेशन, बाहर से सेंसेशन आई, वो सेंसेशन आपके दिमाग में गई, अब उस सेंसेशन को आप अपनी मेमोरी से मैच करते हैं, बाकी मेमोरी से मैच करते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई ये इसकी फोटो जैसी लग रही है और यह आदमी होना चाहिए। तो ये जो जब आप मीनिंग दे देते हैं सेंसेशन को, तो वो प्रोसेस कहलाती है परसेप्शन। आपको कोई आवाज आई थी, पहले आप उस आवाज को सुन करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि यह कोई आदमी है या औरत है, या कोई परिचित आदमी है या अपरिचित आदमी है। परिचित आदमी है तो परिचित आदमी में से किसकी आवाज हो सकती है। तो ये सारी प्रोसेस, जो सेंसेशन को जब हम मीनिंग दे देते हैं, जब सेंसेशन का अर्थ निकाल लेते हैं, जब उसको पहचान लेते हैं, तो वह प्रोसेस कहलाती है परसेप्शन। ठीक है। The goal of perception is to create useful information of the surrounding। तो इससे क्या होता है कि इस प्रोसेस से हमें जो चारों तरफ से अपने वातावरण से जो सूचना मिल रही है, उस सूचना में से अपने मतलब की सूचना को छांटते हैं। आगे देखिए, it is the active process, it is the active process of selecting, organizing and interpreting information brought to the brain by the senses। आपने देखा कि सेंसेशन वाज अ पैसिव प्रोसेस। पिछला जो हम लोग फर्स्ट स्टेप पढ़ रहे थे, वहां पे क्या था कि सेंसेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, जहां पर आपको कुछ नहीं करना पड़ता, जो एक निष्क्रिय प्रक्रिया होती है जिसमें आदमी कुछ नहीं करता है। लेकिन परसेप्शन जो होता है, परसेप्शन जो है वह एक सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है। तो क्या होता है कि हम इसमें सक्रिय प्रक्रिया के अंदर क्या करते हैं कि हम जितने सारे हमारे पास सेंसेशन पड़ रही है, मैंने आपको सारे स्टिमुलस के नाम बताए कि इस समय आपके पास 10 स्टिमुलस है, लेकिन आप केवल मेरे लेक्चर पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। उम्मीद कर रहा हूं है कि आप लोग केवल मेरे लेक्चर पर फोकस कर रहे हो। ठीक है। तो क्या होता है कि आप इन सारी इंफॉर्मेशन में से, आपके पास अभी जो सारे स्टिमुलस आपके आसपास हैं, उनमें से आप केवल एक स्टिमुलस को, मेरे लेक्चर को सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है। लेक्चर को सिलेक्ट कर रहे हो यानी कि आवाज को सिलेक्ट कर रहे हो, मेरी आवाज जो आप तक जा रही है, आप केवल आवाज को सिलेक्ट कर रहे हो। जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, उसको आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। उसको आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और उसके बाद मैं जो बोल रहा हूँ उसका अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हो, इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। ठीक है। तो यह जो है, यह सक्रिय प्रक्रिया है। यह एक परसेप्शन जो है इज एन एक्टिव प्रोसेस, जिसमें कि आप जो आप क्या करते हो, व्हाट यू डू इज यू actively select which stimulus to attend, then how to organize the information coming from the stimulus, and then interpret the information. So perception is an active process. Perception is an active process, while sensation was a passive process where you didn't have to do anything, only whatever was around you. So from these things you are getting the sensation, and there is no role, there was no role for you to do in that process. So you are passive and you are getting sensation from all the stimuluses around you. Now in the process, in the second step, perception process, what you do, you choose one of the stimuluses, you choose one of the stimuli, and then organize the sensation coming from the stimuli, and then interpret it. So we may give an example that one person is calling you out. Okay, some person is calling you out. So in the first process, you simply realize that somebody is calling you. Now in the second process, what you do, you select that voice, then you try to match it with the memory of sounds in your brain. तो आपकी साउंड, आप whatever this memory of sounds you have in your brain, you have
you have memory of the way people speak. That is already in your brain. You don't have to actively do it. So that is a cognitive process that happens unconsciously. So you have a memory of whatever people, what way people speak around you. Then you match that person's voice with those memories. Then you find out that this person is a familiar one or an unfamiliar one. Okay, so if you find this person is a familiar one, then you find out which person exactly it is. So you are selecting the information. Then you are this is called the process of organizing. That you are matching it with different. You are matching it with the information available in your mind. You are matching the sound with the memory of sounds available in your mind, and then when you match it, you interpret it that okay, it is the voice of my, maybe my cousin, maybe my father, my mother, or somebody else. So दिस इज द एक्टिव प्रोसेस. तो यहाँ पर क्या होता है कि अब देखो, जैसे मैंने अभी एक चीज कहा कि हम अपने मदर, फादर, टीचर, भाई, बहन एक्चुअली किसी की आवाज पहचानते नहीं. एक्चुअली जो है हम किसी की आवाज नहीं पहचानते. होता क्या है कि जब वो बोलते हैं तो उनका साउंड, उनके मुंह से साउंड निकलता है. पहले तो हम ये समझते हैं कि कोई, किसी ने कुछ बोला. फिर क्या होता है कि हम जो उनकी जो आवाज निकलती है ना, उस आवाज को अपने ब्रेन में मैच करते हैं कि अच्छा ये इनकी आवाज है, इनकी आवाज है. और तब जाके हमें ये पता चल पाता है कि ये मेरे माँ, बाप, भाई, बहन या जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं उनकी आवाज है. तो ये सारी प्रोसेस हमारे दिमाग में चलती रहती है. ये सारी प्रोसेस जो है वह कहलाती है परसेप्शन, किसी चीज की मीनिंग का. ठीक है. तो एवरी गेम हैज डिफरेंट इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज ऑफ परसेप्शन. अब ये परसेप्शन स्पोर्ट्स में कहां इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे हम कहते हैं कांटेक्ट गेम्स. ठीक है. तो जूडो, रेसलिंग, इस तरह के गेम में क्या है कि अब जैसे आप बात करते हैं जूडो या रेसलिंग टाइप के गेम की, तो आपको क्या करना है, आपको जो है एक, मतलब जैसे हम रेसलिंग में क्या करते हैं, दांव लगाते हैं, है ना, कि जो अपोनेंट प्लेयर होता है उसको किसी स्पेसिफिक तरीके से पकड़ते हैं और पकड़ करके ये कोशिश करते हैं कि उसको हम मतलब उसके ऊपर अपना दांव लगा दें. ठीक है. लेकिन अब इसके लिए होता क्या होगा कि जब आप, जैसे इसमें रेसलिंग के भी बहुत सारे प्लेयर्स होंगे, है ना, तो क्या होता है कि जब हम अपोनेंट प्लेयर को हाथ लगाते हैं, दोनों साइड से जैसे दोनों हाथ लगाते हैं, तो हाथ लगाने पर टच सेंसेशन होती है. ठीक है. हाथ लगाने के टच सेंसेशन होगी. हमने उसको एक पॉइंट पे पकड़ा तो वहां हमारा हाथ जो है या ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग करता है इस चीज की कि क्या हमने उसको ऐसी जगह पे पकड़ा है जहां से हम उसको लिफ्ट कर सकते हैं, उसका वेट कितना है. ठीक है. सामने वाले प्लेयर का वेट कितना है और मैंने जिस पॉइंट पर उसको पकड़ा है, क्या मैं उस पॉइंट से उसको लिफ्ट कर सकता हूं. तो यह प्रोसेस परसेप्शन की प्रोसेस है कि सामने वाले के वेट के हिसाब से आप ये देखते हो कि क्या आप इस जगह से उसको लिफ्ट कर पाओगे या आपको अपने हाथ को और सेट करने की जरूरत है, क्या आपका हाथ सही जगह लगा या नहीं लगा. ठीक है. तो ये परसेप्शन ऑफ प्रेशर है, परसेप्शन ऑफ प्रेशर, कि आप सामने वाले को जब हाथ लगाते हो तो क्या वह हाथ सही जगह पे लगा है. आप थोड़ा सा जब हाथ से दबाव बनाते हो तो आपको हाथ के ऊपर वेट पता चलता है कि क्या आप इससे लिफ्ट कर पाओगे या दूसरे हाथ की पोजीशन सही नहीं है तो दूसरे हाथ की पोजीशन एडजस्ट करने की जरूरत है. तो यहाँ क्या है कि हमारी जो टच सेंसेशन है, हमारे जो सेंस ऑफ प्रेशर है, यह इसमें काम करता है कि हम परसेप्शन करते हैं कि क्या इसका वेट, मतलब हमने ऐसी जगह पकड़ा है जहां से मैं इसे लिफ्ट कर पाऊंगा या मुझे ये जगह बदलने की जरूरत है. तो ये परसेप्शन है. उसके अलावा जूडो में भी सेम बात लागू होती है कि आप मतलब आप जब जाते हैं, आप जब टच करते हैं तो आप जो सेंस ऑफ प्रेशर है उसको महसूस करते हैं कि आपने क्या सही जगह पे अपने आप को प्लेस किया है या आपको अपने आप को थोड़ा सा मूव करने की जरूरत है जिससे कि आपकी जो स्किल है वह सही लगेगी. तो ये बेसिकली परसेप्शन है. ठीक है. उसके बाद से हम देखते हैं, जैसे मान लो फेंसिंग की बात करें. ठीक है. फेंसिंग की बात करते हैं कि फेंसिंग में क्या है कि अपना जो वेपन है, वेपन लेके प्लेयर जो है वो आगे जा रहा है. ठीक है. अपोनेंट प्लेयर आ रहा है और दूसरा प्लेयर आगे जा रहा है. तो हम जब चलते हैं ना, हम जब मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट करते समय हम ये देखते हैं कि अपोनेंट प्लेयर, ये सब दिमाग में चल रहा होता है. ऐसा नहीं है कि मतलब कॉन्शियसली वहां बैठ के कॉपी पेन लेकर के कोई कैलकुलेट तो करता नहीं है. कैलकुलेशन तो दिमाग के अंदर होती है ना. तो सामने वाला किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है और मैं किस स्पीड से आगे बढ़ रहा हूँ. ठीक है. इस चीज का परसेप्शन, कि मूवमेंट का परसेप्शन, कि कितनी देर में मैं वो जगह तक पहुंच जाऊंगा. ठीक है.
इस चीज का परसेप्शन की पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा, पॉइंट ऑफ क्लैश क्या होगा, जहां हम दोनों जो है वहां क्लैश करेंगे, जहां हम दोनों मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वह अपना वेपन कैसे मूव कर रहा है, उसकी वेपन की ट्रेजेक्टरी क्या है, वह कहां अटैक करने वाला है, और उसके हिसाब से मैं अपना वेपन कैसे मूव करूं तो पॉइंट स्कोर कर पाऊं। तो ये सारा क्या है, ये परसेप्शन है। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप परसेप्शन कर रहे हो। बॉक्सिंग या किसी भी गेम के अंदर ये बात लागू होती है, आप सामने वाले की एक्टिविटीज को देख रहे होते हैं, एक्टिविटीज को देख कर उससे सेंसेशन होती है, जो हमें पता चलता है कि वो ऐसे मूवमेंट कर रहा है, तो वो कौन सी स्किल यूज करने वाला है, कौन सा मतलब कौन सी स्किल यूज करने वाला है, और मुझे डिफेंड करना चाहिए या मुझे अटैक करना चाहिए, और अगर मुझे अटैक करना चाहिए तो मुझे कहां अटैक करना चाहिए। तो ये सारी जो प्रोसेस है, ये बेसिकली क्या है, परसेप्शन। एक बहुत सिंपल शब्द में जो है ये सारी जो समझ है वो हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस का सेकंड एंड कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि परसेप्शन। आप किसी भी गेम के अंदर देख लो, आप स्विमिंग की बात कर लो, एक स्विमर स्विम करना शुरू करता है तो वह यह चीज देखने की कोशिश करता है कि मैं किस स्पीड से स्विम करूंगा तो मैं उस पॉइंट तक सबसे पहले पहुंचूंगा, ठीक। अब उससे थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि दूसरे स्विमर्स ने भी स्टार्ट किया, तो वहां पर वो परसेप्शन कर रहा है कि वो इस स्पीड से कर रहा है, वो इस स्पीड से कर रहा है, वो इस स्पीड से कर रहा है, तो मैं कौन से नंबर पे आऊंगा, मुझे अपनी स्पीड कितनी बढ़ाने की जरूरत है, और किस स्पीड बढ़ाने के लिए मुझे कितने तेज हाथ पांव चलाने की जरूरत है, ठीक है, अपनी बॉडी को क्या करना है, किस एंगल पर रखना है। तो ये सारा जो है वो बेसिकली परसेप्शन है। एथलेटिक्स या किसी भी गेम के अंदर ये सारी जो चीजें हो रही होती हैं, ये बेसिकली परसेप्शन है, जहां पर भी हमारे आसपास बहुत सारी सेंसेशंस आ रही होती हैं। उन सेंसेशंस में से हम जो इंपॉर्टेंट सेंसेशन हमारे लिए होती है उसको सिलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उसका मतलब निकालते हैं, और उसके हिसाब से अपना रिस्पॉन्स जो है वह प्लान करते हैं। तो ये सारी जो है वह प्रोसेस ऑफ परसेप्शन है। ओके, उसके बाद से अगला जो आता है वो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जा रहा है, जिसको कि हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अटेंशन, ठीक है। तो अब परसेप्शन के बाद जो है हम उसके जो परसेप्शन के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, परसेप्शन के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं स्पोर्ट्स के लिए, जो हम कहते हैं कि स्पोर्ट के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उन पर बात करें। तो आप लोगों को कॉग्निशन और ये सॉरी सेंसेशन और परसेप्शन उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं अटेंशन के ऊपर। अटेंशन का मतलब सिंपल शब्दों में ध्यान देना, ठीक है, किसी चीज के ऊपर ध्यान देना जो है इसका अटेंशन। सो व्हाट इज द नीड फॉर अटेंशन, अटेंशन की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड, बिकॉज वी हैव लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अब people say that our brain is a supercomputer. Okay, our brain is a supercomputer, but the amount of information we get from our environment is huge enough to be handled by this supercomputer. Okay, हमारा दिमाग जो है, लोग कहते हैं कि दिमाग सुपर कंप्यूटर है, लेकिन हमारे आसपास इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं बिना रियलाइज की, इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं कि इवन एक सुपर कंप्यूटर भी इस चीज को हैंडल नहीं कर पाएगा। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, आप अभी के जो मैंने अभी बताया कि आपके सामने कितने स्टिमुलाई हैं, तो आप रियलाइज करोगे ना कि हजारों स्टिमुलाई चल रहे हैं, कि आपको अभी फिलहाल आप जहां बैठे हो वहां की चिंता है, आपको अपने पास्ट की भी चिंता है, पास्ट में बहुत सारी चीजें हुई होंगी, आपको अपने फ्यूचर की भी चिंता है, उसके अलावा आपको अपने फैमिली मेंबर्स की भी चिंता है। तो एक साथ दिमाग में हजारों चीजें हर वक्त चल रही होगी। तो अगर दिमाग इन हजारों चीजों को एक साथ अटेंड करने लगे ना, तो होगा क्या कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा और आपको कुछ समझ में आना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हमारे दिमाग की ये जो क्षमता है, वह दिस कैपेसिटी ऑफ आवर ब्रेन इज वेरी मच लिमिटेड। वी हैव अ वेरी लिमिटेड कैपेसिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ओके, सो टू सेव फ्रॉम इंफॉर्मेशन ओवरलोड देयर शुड बी एनी सिस्टम, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचने के लिए कि हमारे आसपास इतनी सारी इंफॉर्मेशन हर समय चारों ओर चल रही है, तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी, इसका मतलब कि हमारे अंदर इनबिल्ट कोई सिस्टम है जो कि हमको इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचाता है। वी हैव सम इनबिल्ट बाय बर्थ, कोई इनबिल्ट बाय बर्थ सिस्टम है जो कि हमको इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचाता है। तो वह चीज कहलाती है अटेंशन, उसी को हम कहते हैं अटेंशन। क्या होता है कि इन हजारों स्टिमुलाई में से
हम जो हमारे मतलब का स्टिमुलाई है केवल उसके ऊपर फोकस करते हैं, बाकी चीजों के ऊपर फोकस नहीं करते। तो उससे क्या होता है कि बाकी सारी जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन से हम बच जाते हैं और हमारे जो मतलब की इंफॉर्मेशन है केवल हम उसी इंफॉर्मेशन पर ध्यान देते हैं। तो अटेंशन इज आवर इंजेनस इंजेनस इनबॉर्न सिस्टम, ठीक है, इंजेनस इनबॉर्न जो कि हमारा बाय बर्थ सिस्टम है दैट saves us from the information overload that is happening around us. So every time we have thousands of things going on around us, and if we try to focus on everything, there will be an information overload. So there must be some system which saves us from the information overload. That must be able to select the important information from the heap of information, from the bunch of information. So that process is called attention. Okay. Attention manages resources available to process the information. It is narrowing of our consciousness to some selective information. So attention के अंदर क्या होता है कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जो हम कॉन्शियसनेस की बात करें कि मतलब कॉन्शियसनेस मतलब अभी आपको जो सारी चीजें दिखाई दे रही है वो हुआ आपका कॉन्शियसनेस, आपके आसपास जो सारा कुछ चल रहा है वो हुआ आपका कॉन्शियसनेस। अब क्या होता है, अटेंशन क्या करता है कि इस कॉन्शियसनेस को नैरो करके केवल जिस चीज के बारे में हम जानना चाहते हैं उस चीज के ऊपर फोकस कर देता है, ठीक है। तो अटेंशन इज नैरोइंग आवर कॉन्शियसनेस टू सम selective information. It narrows our consciousness, our whole system. It narrows our whole focus on a stimulus that is important to us. So thus selection of appropriate information is vital because we cannot process all the information at the same time. So we have to select the appropriate, we have to select the important, select the information that is most important to us at that point of time. Maybe another information will be important to us at other point of time. So on that time we'll focus on the other information, but for this time we have to focus on the information that is important to us at present, ठीक है। सो अब देखो टाइप्स ऑफ अटेंशन, टाइप्स ऑफ अटेंशन, अटेंशन के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ अटेंशन। टाइप्स ऑफ अटेंशन में आपको 5 टाइप्स दिखाई देंगे। फर्स्ट इज फोकस्ड अटेंशन, देन सस्टेन्ड अटेंशन, सेलेक्टिव अटेंशन, अल्टरनेटिंग अटेंशन एंड डिवाइडेड अटेंशन। फोकस्ड अटेंशन तो कुछ समय के लिए किसी स्टिमुलाई पे ध्यान, किसी स्टिमुलस पे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता जो है वह कहलाती है फोकस्ड अटेंशन, ठीक है। उसके बाद आता है सस्टेन्ड अटेंशन। डिफरेंस देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन फोकस्ड अटेंशन एंड सस्टेन्ड अटेंशन। फोकस्ड अटेंशन वाज द एबिलिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी मतलब निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय पर किसी स्टिमुली पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता जो है दैट वाज फोकस्ड अटेंशन। सस्टेन्ड अटेंशन इज द एबिलिटी टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट बिहेवियरल रिस्पांस ड्यूरिंग कंटीन्यूअस एंड रिपीटेटिव एक्टिविटी, ठीक है। तो अब इसको साधारण शब्दों में अगर समझा जाए तो क्या कहा जाएगा कि किसी स्टिमुलस पर कुछ देर के लिए अगर ध्यान केंद्रित करने की बात की जाए तो वह कहलाएगा सस्टेन्ड अटेंशन, ठीक है। तो एक निश्चित समय पर किसी स्टिमुली पर ध्यान केंद्रित करना जो था, फोकसिंग ऑन अ स्टिमुलस फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम वाज फोकस्ड अटेंशन। नाउ फोकसिंग ऑन अ स्टिमुलस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑन अ पीरियड ऑफ टाइम विल बी कॉल्ड सस्टेन्ड अटेंशन, ठीक है। तो किसी स्टिमुली के ऊपर, किसी स्टिमुलस के ऊपर एक पीरियड के लिए, कुछ देर के लिए ध्यान केंद्रित करने की क्षमता जो है वो कहलाएगी सस्टेन्ड अटेंशन। इसके साथ क्या होता है, इनकॉर्पोरेट कांसेप्ट ऑफ विजिलेंस एंड द कांसेप्ट ऑफ मेंटल कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम फोकस्ड अटेंशन की बात करते हैं तो फोकस्ड अटेंशन में जो है वो क्या होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने किसी स्टिमुलाई पर ध्यान केंद्रित कर दिया, वो हो गया फोकस्ड अटेंशन। लेकिन जब आपको उसी चीज के ऊपर थोड़ी देर के लिए ध्यान केंद्रित करना होगा तो आपको क्या होगा, विजिलेंस। विजिलेंस का क्या मतलब होता है, सतर्कता।
सतर्कता, ठीक है। तो क्या होगा कि आपको मान लो कि आपको किसी स्टिमुलस के ऊपर 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए ध्यान केंद्रित करना है, तो आपको अगर 2 सेकंड के लिए ध्यान केंद्रित करना है तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको 30 सेकंड के लिए ध्यान केंद्रित करना है तो क्या होगा कि और जो दूसरे स्टिमुलस है उनको आपको रोकना पड़ेगा, उन पर ध्यान अपना नहीं जाने देना पड़ेगा, आपको केवल उस स्टिमुलस पर फोकस करना पड़ेगा। तो ये चीज जो है, इससे क्या होता है कि आपको ये सतर्कता रखनी पड़ेगी, ये विजिलेंस रखना पड़ेगा कि आपका ध्यान जो है वह दूसरी चीजों पर नहीं जाए। उस मेंटल कंट्रोल, आपको ये मेंटल कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपको अपने दिमागी मानसिक नियंत्रण रखना पड़ेगा कि आपका ध्यान जो है वो दूसरी चीजों पर ना जाए, बल्कि आप जिस चीज के ऊपर फोकस करना चाहते हैं केवल उसी चीज के ऊपर जो है आपका ध्यान जाए, ठीक है। तो ये चीज हुई वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी का भी वही मतलब है कि मेंटल कंट्रोल, की आपकी जो मतलब उस टाइम के दौरान आपका जो मेमोरी है, आप उस टाइम के दौरान आपका जो मेमोरी है, आपका जो फोकस है, वह पूरी तरह से उस चीज के ऊपर फोकस है और उसके अंदर कोई दूसरी चीज आ जाए, तो उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते रहे अपनी मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो सस्टेन्ड अटेंशन। उसके बाद क्या हुआ, to maintain a behavioral or cognitive set in face of distracting or competing stimuli। तो यहाँ पे क्या होता है, सिलेक्टिव अटेंशन का क्या मतलब हुआ, करने की क्षमता जो है वह कहलाएगी सिलेक्टिव अटेंशन, ठीक। उसके बाद आता है अल्टरनेटिंग अटेंशन। अल्टरनेटिंग अटेंशन क्या है, capacity for mental flexibility that allows individual to shift their focus of attention and move between tasks having different cognitive requirements are requiring different behavioral responses, thus controlling which information। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अल्टरनेटिंग अटेंशन का क्या मतलब हुआ कि दो या दो से ज्यादा स्टिमुलसेस पर बारी बारी से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, द एबिलिटी टू अल्टरनेट बिटवीन 2 or more stimuli, the ability to alternatively focus on 2 or more stimuli is called alternating attention, ठीक है। तो क्या होता है, the ability to focus on, you have to focus on the words I am telling, कि the ability to focus, the ability to alternatively focus on 2 or more stimuli। Now here at a point of time you are focusing on one stimuli and the other point in the next second you are focusing on the next stimuli। You don't have to focus on both the stimuli at one point of time, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग एक साथ, मतलब एक ही समय पर दोनों स्टिमुलाई को नहीं देख रहे हैं, हम एक सेकंड में एक स्टिमुलाई को देख रहे हैं और दूसरे सेकंड में दूसरे स्टिमुलाई को देख रहे हैं, तो अल्टरनेटिवली फोकस कर रहे हैं, हम एक साथ फोकस नहीं कर रहे हैं दोनों पर, ठीक है। तो यह अल्टरनेटिंग अटेंशन हुआ कि हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में जो है डिफरेंट स्टिमुलसेस पर फोकस करने की एबिलिटी जो हुई वह हुई अल्टरनेटिंग अटेंशन। उसके बाद क्या है, डिवाइडेड अटेंशन। डिवाइडेड अटेंशन अल्टरनेटिंग अटेंशन को थोड़ा सा और वो कर दो तो डिवाइडेड अटेंशन बन जाता है। क्या होता है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड साइमल्टेनियसली टू मल्टीपल टास्क एंड मल्टीपल डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो मैंने पिछला अभी द वे आई डिफाइंड अल्टरनेटिंग अटेंशन की एबिलिटी टू फोकस ऑन 2 or more stimuli alternatively, means at one point of time you are focusing on one stimuli and the other point of time you are focusing on the other stimuli। Now in divided attention you are focusing on 2 or more than 2 stimuli at a single point of time। एक ही समय पर जब आप दो या दो से ज्यादा स्टिमुलाई पर फोकस करते हैं तो वह चीज कहलाती है डिवाइडेड अटेंशन। अल्टरनेटिंग अटेंशन में आप क्या कर रहे थे कि अलग अलग समय पर अलग अलग स्टिमुलाई पर फोकस कर रहे थे, अपना जो फोकस था, अपना जो अटेंशन था उसको आप शिफ्ट कर रहे थे एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस पर जल्दी जल्दी। लेकिन डिवाइडेड अटेंशन में क्या होगा कि आप एक ही समय पर दो या दो से ज्यादा स्टिमुलस पर फोकस कर रहे हैं, आप अल्टरनेट नहीं कर रहे हैं, आप एक साथ फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम गेम के अंदर इसको करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आपको आई होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बताता हूं इसको अभी, जब मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तब ये थोड़ा शायद ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना कि ये क्या चीज है, ठीक है। चलो
अब हम लोग लेट्स एज्यूम अ गेम ऑफ हॉकी, ठीक है, लेट्स एज्यूम अ गेम ऑफ हॉकी, हॉकी का गेम ले लेते हैं कि हॉकी के गेम में ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो जब हॉकी का गेम जो है वह अपने एकदम शुरुआत में होता है, हॉकी का गेम जब अपने एकदम शुरुआत में जब हम लोग गेम शुरू करते हैं तो उस समय हमारा क्या पर्पज होता है, उस समय हमारा पर्पज होता है कि केवल जो बॉल होल्डिंग है, केवल जो बॉल होल्डिंग है उसको बनाए रखना है ना, केवल बॉल होल्डिंग जो है वो हमको बनाए रखना है। तो वहां पर क्या हो रहा है कि बॉल होल्डिंग मतलब कि क्या होगा कि जब बॉल हमारे प्लेयर के पास आए, जब बॉल हमारे पास आए तो हम उसको अपने प्लेयर के पास या मतलब मूव कर रहे हैं, उसको होल्ड कर रहे हैं, तो हमारे प्लेयर के पास ज्यादा से ज्यादा बॉल बनी रहे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम एक स्टिमुलस पर, स्टिमुलाई जो हमारा बॉल है उस पर एक पॉइंट ऑफ टाइम जब वो हमारे पास आ रही है तो हम उस पर फोकस कर रहे हैं, उसके बाद से उसको नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वहां पर हमारा जो उद्देश्य होता है, द पर्पस वी हैव स्टार्टेड द गेम इज we have to hold the ball, we have to hold the ball or we have to keep the ball moving, okay, we have to keep the ball moving initially to warm us up, ठीक है, maybe warm up भी पर्पज है, तो we have to keep the ball moving, so we are focusing on the ball for a point of time only, ठीक है। तो that is focused attention, we are focusing on the ball for a point of time, okay। उसके बाद क्या हुआ, सस्टेन्ड अटेंशन, कि नाउ द मैच हैज प्रोग्रेस्ड अ बिट, अब क्या हुआ कि हमारा मैच जो है वह थोड़ा सा आगे बढ़ गया, मैच थोड़ा सा आगे बढ़ गया और क्या हो रहा है कि अब अपोनेंट टीम भी जो है वो अपनी टैक्टिसेस यूज कर रही है, अपोनेंट टीम भी अपना प्लान यूज कर रही है और हम भी अपना प्लान यूज कर रहे हैं। तो अब क्या है कि अब हम क्या सोच रहे हैं कि हम जो है वह जो बॉल है वह बॉल मतलब देखें और बॉल देख के केवल अपने ही प्लेयर के पास बॉल मूव करें, है ना, ऐसा ना मूव करें कि बॉल दूसरे प्लेयर के पास चली जाए या बॉल जो है वह मतलब दूसरे प्लेयर के पास चली जाए। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बॉल को हम थोड़ी देर होल्ड करें और केवल हमारे जो प्लेयर है, केवल हमारा जो ये है, हमारे जो टीम है, केवल उसी के पास बॉल है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि वी आर focusing on a stimuli for a period of time, ठीक है, we only we hold the ball, then we look around for the players of our team and then we move the ball to one of our players, so we are focusing on a stimuli for a period of time now, ठीक है, कि यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए, पहली बार क्या हो रहा था कि हम केवल हो सकता है कि 1 या 2 सेकंड के लिए बॉल होल्ड कर रहे थे और मूव कर दे रहे हैं, लेकिन सस्टेन्ड अटेंशन के में क्या होगा कि हम हो सकता है कि बॉल हमारे पास एक पीरियड ऑफ टाइम कुछ सेकंड्स के लिए रहे, उसके बाद हम बॉल जो है वो अपने जो साथी खिलाड़ी है उसको मूव कर रहे हैं, तो ये सस्टेन्ड अटेंशन। उसके बाद क्या होगा, सिलेक्टिव अटेंशन। अब क्या हो गया कि हमारे पास बहुत सारे कॉम्पिटिटिव स्टिमुलाई है कि बॉल है, बॉल के अलावा हमारे पास अपोनेंट प्लेयर हैं और बॉल के पास अलावा हमारे पास अपोनेंट प्लेयर हैं, बॉल के अलावा हमारे पास हमारे साथी खिलाड़ी भी हैं, ठीक है, वो भी कॉम्पिटिटिंग स्टिमुलाई है, क्योंकि हमको किसको मूव करना है, ठीक है, अपोनेंट प्लेयर को तो नहीं मूव करना है और अपने जो साथी खिलाड़ी हैं उनमें भी किसको मूव करना है, तो हमारे पास 3 या 4 कंपीटिंग स्टिमुलाई हो गए। अब इन कंपीटिंग स्टिमुलाई में से हमको केवल बॉल के ऊपर फोकस रखना है, तो ये जो हो गया वह सिलेक्टिव अटेंशन है कि हमको इन 3 या 4 स्टिमुलस में से किस स्टिमुलस के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ, ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ selective attention कि when there are so many competing stimuli, we have the ball with us, we have the opponent players and we have our own fellow players, so we have to hold the ball for a period of time, we have to select that which player are we going to move the ball, तो यहाँ पर क्या होगा, we have to select and this process is called selective attention, ठीक है, selective attention हो गया। उसके बाद क्या हो गई, अल्टरनेटिंग अटेंशन। क्या होता है कि इन द नेक्स्ट स्टेप व्हेन द गेम बिकम्स अ बिट टाइट, जब गेम थोड़ा सा टाइट हो जाता है, व्हेन देयर आर गोल्स फ्रॉम बोथ साइड्स and one side is leading and maybe your side is leading or your side is receding, so अब क्या है कि we have to decide कि there is a plan, now there is a plan to there is a plan for the game and you have to play according to the plan, so now with the plan what you have to decide that what way you have to move the ball. There are actually there are the fellow players, there are the opponent players, both are there and there is a plan, so you cannot even move the ball to any of your fellow player, you have to move the ball
according to your plan. So there are two or more than two stimuli where you have to focus alternatively कि आपको अपने जो फेलो प्लेयर है उस पर भी फोकस करना है, अपोनेंट प्लेयर है उस पर भी फोकस करना है, और फेलो प्लेयर्स में भी डिफरेंट प्लेयर्स पर फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका अटेंशन, योर अटेंशन विल बी अल्टरनेटिंग बिटवीन टू और मोर स्टिमुलाई सो दैट यू कैन एग्जीक्यूट द गेम प्लान। तो ये जो है वो एग्जांपल होगा अल्टरनेटिंग अटेंशन। उसके बाद क्या हुआ, डिवाइडेड अटेंशन। डिवाइडेड अटेंशन जैसे कि मान लीजिए लेट अस थिंक ऑफ ए सिचुएशन ऑफ पेनल्टी कॉर्नर और समथिंग, ठीक है, पेनल्टी कॉर्नर टाइप की सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा कि इन अ गेम ऑफ हॉकी ओनली आई एम टॉकिंग, हॉकी और एनी अदर गेम यू कैन थिंक ऑफ डिफरेंट गेम्स, इवन फुटबॉल और एनी अदर गेम, देयर आर so many situations you can divide the game into such situations. So divided attention, we may think of a like penalty corner type of situation. Now you are there with the ball, the opponent team is there and your own team is there and the goalkeeper is also there. Okay, now there is a plan how you are going to shoot so that the ball goes in the goal. Either you have to shoot it to your fellow players, saving it from the opponent player, and you have to put it in the goal. Now there are so many stimuluses around you at the same time. The opponent players and so many means a number of opponent players are there, a number of fellow players are there, goalkeeper is there, and the goal post is also there. So there are so many stimuli you have to focus on at the same point of time. कि वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे स्टिमुलाई होते हैं जिस पर आपको कि एक उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर फोकस करना होता है। तो ये जो है ये एग्जांपल हो जाएगा डिवाइडेड अटेंशन का, जहां पर कि आपको एक साथ कई स्टिमुलस पर फोकस करने की जरूरत पड़ती है। ये जो है डिवाइडेड अटेंशन का एग्जांपल हो गया। तो ऐसे जो है ये अटेंशन जो है वो इम्प्लाई होता है